हेलो नमस्कार, उत्कर्ष क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। एक मुस्कान अपने चेहरे पे लेकर के आ जाइएगा, एक नया दृढ़ संकल्प आप लेकर के चल पड़िएगा, क्योंकि राजस्थान के अंदर हो गई है शुरुआत वैकेंसी आने की। कई दिनों पहले, लगभग 8 से 10 दिन पहले बहुत सारी वैकेंसी यहाँ पर आई थी। आंगनबाड़ी की आई थी, दूसरी वैकेंसी यहाँ पर आई थी, सुपरवाइजर की बात करें, हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी यहाँ पर आई थी। और उसके बाद एक दिन ऐसी बड़ी खबर आई थी कि राजस्थान के अंदर पटवारी भर्ती की बात करें, पटवारी जो भर्ती है वो भी जल्द आ सकती है। और उसी क्रम के अंदर अब राजस्थान सरकार के द्वारा अपने इस बेरोजगार जो युवा है, इन युवाओं को एक नया तोहफा दिया है। और नया तोहफे का मतलब है एक नई वैकेंसी को रिलीज किया है। तो कौन सी वो वैकेंसी है, उसके अंदर क्या योग्यता होगी, क्या पात्रता होगी, क्या एज ग्रुप होगा, और क्या होगा सिलेबस, और क्या होगी चयन की प्रक्रिया, इन सब मुद्दों के ऊपर, इन सब बातों के ऊपर चर्चा हम लोग करने वाले हैं। जी हाँ, तो खबर यह है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा अपने यहां पर एक स्टेनोग्राफर और निजी सहायक ग्रेड 2 संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024 को निकाला है। जी हां, यहां पर लिखा हुआ शीघ्र लिपिक, जिसका मतलब होता है स्टेनोग्राफर की बात करें, और निजी सहायक की वैकेंसी निकाली है। और टोटल पद है 474। ऐसा नहीं है कि 474 पद कम होते हैं। किसी को लगा होगा कि सर 474 पद, भाई हमें तो एक पद चाहिए, हमें तो सिर्फ एक सीट चाहिए, और वो तब पॉसिबल होगी जब हम उसके प्रति संकल्पित होंगे कि हाँ, हमें सिलेक्शन लेना है। यहां पर क्या कहा गया, इसको सुनो कि राजस्थान सचिवालय मंत्रालयिक सेवा नियम 1970, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 और यहां पर एक सेवा नियम 2014 के अंतर्गत शासन सचिवालय एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के अधीनस्थ विभाग और कार्यालयों के लिए स्टेनोग्राफर और निजी सहायक सेकंड ग्रेड के रिक्त पदों पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब यहां पर कहीं पर भी किसी भी प्रकार की किसी सीईटी वगैरह का उल्लेख नहीं है। एक बात तो ये आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी प्रकार की सीईटी की उल्लेख नहीं है। इसका मतलब है वो सब बच्चे जिन्होंने सीईटी दी है या नहीं दी है, वो सब बच्चे इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसी भर्तियां बहुत कम होते हैं। कम का मतलब है ज्यादातर जो वैकेंसी है वो सीईटी के माध्यम से है, चाहे 10+2 हो और चाहे ग्रेजुएशन हो। लेकिन ये भर्ती बिना सीईटी के है, स्टेनोग्राफर और निजी सहायक की। तो क्या है इसके बारे में अब डिटेल हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इसके अंदर स्टेनोग्राफर की जो टोटल वैकेंसी स्टेनोग्राफर और निजी सहायक की ये है 474 वैकेंसी। और इसकी डिटेल क्या है उसको देखें। तो सबसे पहले यहां से आता है कि इन वैकेंसियों के ऊपर यदि आपको अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको ई मित्र पे जाकर के अपनी एसएसओ आईडी को जनरेट करना होगा। और एसएसओ आईडी को जनरेट करने के बाद आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पे जाकर के अपना पंजीकरण शुल्क जमा करा करके और आप अपना ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं, जहां पर ऑनलाइन फी जो है 400 और 600 रुपए आती है। ये ऑनलाइन फॉर्म अपना मांगे गए थे, ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगी गई है। और सबसे पहले आपको ई मित्र पे जाना होगा, एसएसओ आईडी को जनरेट करके, और वहां पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा करके आप इसके अंदर अपना एनरोल करवा सकते हो या हम फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में कुछ खबर यहां से आती हैं। और खबर ये एक तो बड़ी खबर जो है, यहां पर एक खबर आते इसके बारे में आरक्षण को लेकर के। और आरक्षण को लेकर के कहा गया था कि भैया हर कैटेगरी वाइज अपना अपना एक आरक्षण होगा, और उस आरक्षण के अनुसार वो जो आरक्षण होगा वो हॉरिजॉन्टल पद्धति के अनुसार होगा, अर्थात उसी पद के अंदर उसको दिया जाएगा। यहां पर कुछ आरक्षण को लेकर के सूचनाएं थी। भूतपूर्व सैनिकों को जो है 12.5% आरक्षण दिया जाएगा, उसकी सूचना यहां पर आ जाती है। ओबीसी को कितना दिया जाएगा, शहरी आदिम जनजाति को कितना दिया जाएगा, एससी और एसटी को कितना दिया जाएगा, वो उनकी कैटेगरी के अनुसार आर्थिक उनको दिया जाएगा। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 10% आरक्षण की बात यहां पर की गई थी। इसके अलावा यहां पर यह भी कहा गया है कि उत्कृष्ट जो खिलाड़ी आते हैं उन्हें 2% आरक्षण दिया जाएगा। और यहां पर कौन कौन से खिलाड़ियों को काउंट किया जाएगा कि ये उत्कृष्ट खिलाड़ी है जिनको आरक्षण दिया जाएगा, या तो वो ओलंपिक गेम्स में, या एशियन गेम्स के अंदर, या दक्षिण एशियन गेम्स के अंदर, या राष्ट्रमंडल के अंदर, या विश्व कप या विश्व चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप, या अंतरराष्ट्रीय स्कूल या एशियन स्कूल गेम्स प्रतियोगिता के अंदर शामिल हुआ हो, या अपने यहां पर इंटर यूनिवर्सिटी या ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के अंतर्गत शामिल हुआ हो। ये कई यहां पे टूर्नामेंट है, और यदि जो बच्चा इन टूर्नामेंट को खेला है तो उन्हें 2% का आरक्षण दिया जाएगा। उसके बाद मेरे बच्चों यहां से दिव्यांग जन के आरक्षण की भी बात इसके अंदर की गई, अनुसूचित क्षेत्र की भी बात यहां पर की गई, अर्थात
यहां पर कहा गया कि आप सबसे पहले एसएसओ आईडी को जनरेट करोगे, उसके बाद आप अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा करके फॉर्म को लॉगिन कर सकते हो और वहां पर आपको कैटेगरी वाइज आप जिस कैटेगरी में हो, ओबीसी में हो, एससी एसटी या भूतपूर्व सैनिक या जनरल में हो या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आते हो, स्पोर्ट्स कोटे में आते हो या महिला कोटे के अंदर आते हो, इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी कैटेगरी के अनुसार आरक्षण दिया जाएगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां से आती है कि सर अच्छी बात है आरक्षण तो दिया जाएगा, लेकिन ये फॉर्म कौन भर सकता है, अर्थात आपकी शैक्षणिक योग्यता एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो बेटा एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कहा गया कि सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, अर्थात यहां पर आप 12वीं पास होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 12वीं पास। और इस 12वीं पास के साथ साथ आपके पास या तो ओ लेवल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो, ओ लेवल हो, या इससे हायर लेवल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो, या इसके अलावा आपके पास कोई कोपा का सर्टिफिकेट हो, या फिर इसके अलावा आप लोग जो है ना, आप लोगों ने डिग्री या डिप्लोमा कर रखा हो, डिग्री या डिप्लोमा कर रखा हो कंप्यूटर के अंदर, वो भी यहीं से आ जाता है। या फिर आप लोगों ने सीनियर सेकेंडरी कंप्यूटर सीनियर 12वीं के अंदर आपका सब्जेक्ट जो है वो कंप्यूटर हो तो भी यहां से चल जाएगा। इसके अलावा डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग होनी चाहिए, अर्थात आपको डिग्री डिप्लोमा पॉलिटेक्निक के साथ यहां पर होना चाहिए। या इसके अलावा आप RSCIT का कोर्स आपने कर रखा हो, मतलब सीधा सीधा बोले कि 12वीं के साथ साथ आपके पास ओ लेवल कंप्यूटर के अंदर ओ लेवल या हायर एजुकेशन होनी चाहिए, कोपा हो आपके पास, डिग्री या डिप्लोमा अर्थात कंप्यूटर साइंस के अंदर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा हो या RSCIT का कोर्स हो, या फिर इसके अलावा यदि आपने इनमें से नहीं है लेकिन 12वीं के अंदर आपका कंप्यूटर साइंस जो है वो आपका एक मेन सब्जेक्ट था, तो वो आपकी शैक्षणिक योग्यता है, मतलब 12वीं पास होना चाहिए और साथ साथ उसके पास एक कंप्यूटर का डिग्री या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ जाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा और आगे देखें, आगे यहां से हम बात करें कि गुरुजी ये फार्म तो ठीक है लेकिन इस फार्म को भर कौन सकता है, इस फार्म की बात करें, इस फार्म को अप्लाई कौन कर सकता है और इसकी एज की गणना क्या होगी, कब से इसकी गणना की जाएगी, उसकी बात हम लोग यहां पर करते हैं साहब। सबसे पहले यहां पर आयु की यदि हम बात करें तो मेरे बच्चों आयु की बात करें, कहा गया कि इसके अंदर यहां पर 18 से लेकर के 40 वर्ष तक का बच्चा जो है, 18 से लेकर के 40 वर्ष तक की एज का कोई भी व्यक्ति फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। 18 से लेकर के 40 साल तक का कोई भी व्यक्ति फॉर्म की अप्लाई कर सकता है। और यहां पर आयु की गणना जो है वो की जाएगी 1/1/2025 को, 1/1/2025 को 18 से लेकर के 24 साल तक की एज की गणना की जा सकती है, ये यहां पर आ जाती है। इसके अलावा यहां कहा गया कि जिस भर्ती विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई, यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा और यह छीट 3 वर्ष की ओर दी जाएगी, अर्थात कई कंडीशन के अंदर इसको 3 साल मतलब 43 साल तक का व्यक्ति फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा जो कैटेगरी वाइज हैं, जो कैटेगरी वाइज जो बच्चे आते हैं उनको अपनी कैटेगरी के अनुसार उनको अपनी आयु के अंदर छूट दी जाएगी, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो या अलग कैटेगरी का हो, उन्हें भी एज के अनुसार छूट दी जाएगी। मतलब कॉमन की बात करें, स्टैंडर्ड एज है 18 से 40 1/1/2025 को। यदि पिछले भर्ती नहीं आई थी और यदि कोई व्यक्ति आज से 3 साल पहले 2 साल पहले यदि फॉर्म आता और उसके एज में आता तो उनको 3 साल की एक्स्ट्रा छूट है। इसके अलावा कैटेगरी वाइज आपको छूट यहां पर दी जा रही है, तो ये आपकी एज की गणना आती है। उसके बाद यदि हम बात करें सर फॉर्म कब से भरे जाएंगे, नेक्स्ट बिंदु आता है कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो यदि आवेदक के द्वारा OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक बार की पंजीकरण शुल्क जमा नहीं कराया गया तो पहले पंजीकरण शुल्क जमा करवाएं और पंजीकरण शुल्क जमा करवाने के बाद में इस फॉर्म की बात करें, ये जो फॉर्म है कब से कब भरे जा सकते हैं, ये भरे जा सकते हैं अपने 29/2/2024 से 29/2/2024 से 29/3/2024 तक फॉर्म भर सकते हैं। मतलब आपको पहले इमितर पे जाकर के आपका SSO ID जनरेट करना होगा, उसके बाद आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप 29/2/2024 से 29/3/2024 अर्थात 29 फरवरी से लेकर के 29 मार्च तक स्टेनोग्राफर और निजी सहायक ग्रेड 2 के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ये यहां पर कहा गया है।
जी। उसके बाद में कुछ डिटेल यहां से और आते हैं। यहां पर डिटेल की बात करें कि गुरुजी यहां पर कुछ बातें यहां से और भी आती हैं कि क्या क्या होना चाहिए आपका, है ना। यहां पर कहा गया कि ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया। अब आपने फॉर्म तो भर दिया, लेकिन किसी को लगे कि मेरे आवेदन के अंदर कुछ गड़बड़ियां रह गई हैं, तो कहा गया है कि बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन में संशोधन हेतु कोई ऑफलाइन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपने गड़बड़ भर दिया, आप कोई एप्लीकेशन देते हो, सही कराने के लिए मान्य नहीं होगा। बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक 14/7/2023 के द्वारा यदि किसी अभ्यर्थी को अपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि और लिंग में परिवर्तन करना है, तो उसे सर्वप्रथम अपने जन आधार में परिवर्तन कराना होगा। उसके पश्चात ओटीआर स्कैन पर फेज का बटन दबाना होगा, जिससे आधार और जन आधार में दर्ज नवीन डाटा ओटीआर में स्वतः आ जाएंगे। तो आप अपने कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो अपने आधार कार्ड और जन आधार कार्ड में चेंजेस करो, क्योंकि फॉर्म में पूरी डिटेल वहीं से उठाई जाती है। अभ्यर्थी को अपने ओटीआर में आरक्षण श्रेणी, दिव्यांग श्रेणी और मूल निवास में वांछित संशोधन करने की अनुमति दी गई है। यहां से सुनो, अभ्यर्थी संशोधन करने के उपरांत ही ऑनलाइन आवेदन करें। मतलब जब आप लोग ऑनलाइन आवेदन करोगे तो पूरी डिटेल ओटीआर से अपने आप ही उठा ली जाएंगी। तो आपको लगे कि कुछ गड़बड़ हो सकती है तो अपने आधार और जन आधार कार्ड में चेंजेस करनी होगी। हाँ, आपके यहां पर आरक्षण, दिव्यांगजन और मूल निवास के अंदर छूट करने की कुछ आपको यहां पर अनुमति दी गई है। इसके अलावा है, यदि अभ्यर्थी भर्ती का ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर चुका है तो ऐसी स्थिति में ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की अवधि के दौरान भी स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि और लिंग में परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। अभ्यर्थियों को यदि आरक्षण श्रेणी, दिव्यांग श्रेणी, मूल निवास में संशोधन करने तो पहले उसे ओटीआर पेज पे जाकर के ठीक करना होगा। इसे स्वतः ही उसे स्वयं के ऑनलाइन आवेदन में पूर्व में भरे गए आरक्षण, दिव्यांग श्रेणी में संशोधन का विकल्प उपलब्ध हो जाएगा। अर्थात यदि आपने कुछ गड़बड़ कर दी है तो आप अपने ओटीआर में चेंज करना होगा। इसके अलावा कहा, ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने के पश्चात यदि आवेदक को किसी भी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में फोटो, हस्ताक्षर एवं उन सूचनाओं को परिवर्तित नहीं कर पाएगा जो उसने ओटीआर के समय दर्ज की है। अर्थात यहां से क्या कहा गया कि यदि आपने ओटीआर के अंदर कुछ सूचना गलत दी है और वो आपने चेंज करना चाहते हो तो वो पॉसिबल नहीं है फॉर्म के सबमिट होने के पश्चात। जी हां, फोटो, हस्ताक्षर इनमें चेंज नहीं हो पाएगा। शेष सूचनाओं के अंदर संशोधन कर सकता है। शेष में कैसे कर सकता है? यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन प्राप्ति के अंतिम दिनांक के पश्चात 7 दिवस के भीतर, लास्ट तिथि 29 मार्च के बाद 7 दिन के अंदर निर्धारित शुल्क 300 रुपए देकर के ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी फोटो, हस्ताक्षर एवं उन सूचनाओं को परिवर्तन नहीं कर पाएगा जो ओटीआर के समय दर्ज की है। शेष प्रस्तुतियों में संशोधन किया जाएगा, याद रखना। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता में अभ्यर्थी अंतिम तिथि के पश्चात 7 दिन में ही संशोधन कर सकते हैं। मतलब आपने आपके ओटीआर के अंदर जो डिटेल है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के दौरान आपने जो भी डिटेल ली थी उनमें चेंजेस नहीं होगा। इसके अलावा यदि आपको चेंजेस करना चाहते हो तो फॉर्म की अंतिम तिथि के अगले 7 दिन के अंदर 300 रुपए का फॉर्म देकर चेंज कर सकते हो। तो पहले जब आप फॉर्म भरने जाओ तो अपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन को अच्छे से देख लेना। आपके जन आधार कार्ड वगैरह में कोई गड़बड़ तो है नहीं। यदि गड़बड़ है तो पहले उसको चेंज करवाओ, उसके बाद ओटीआर लो, क्योंकि पूरा जो डाटा है वो वहीं से कलेक्ट होता है। ये कुछ खास खबर है जिसको लेकर के बच्चा काफी परेशान होता है। चलो आगे देखो यहां से। उसके बाद यदि हम बात करें, एक यहां से बड़ी खबर जो आती है कि गुरुजी हमने फॉर्म भर दिया, हमारा सब कुछ ठीक है, हम इस दायरे के अंदर आते हैं, अब हमें करनी है इसकी तैयारी करनी है। तो सर इसके अंदर विषय की परीक्षा की स्कीम क्या होगी? परीक्षा की स्कीम क्या होगी? परीक्षा की स्कीम 2 चरणों के अंदर होगी, 2 चरणों में होगी। पहले चरण के अंदर आपके 2 टॉपिक होंगे। पहले में सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, और दूसरा होगा पहला, जैसे 2 चरण होंगे। पहला चरण के अंदर 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहले प्रश्न पत्र में सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और राजस्थान का सामान्य ज्ञान होगा। ये पेपर जो है 3 घंटे का होगा और टोटल
100 नंबर का होगा। 100 नंबर का मतलब है सामान्य ज्ञान और दैनिक विज्ञान 50 नंबर का, और राजस्थान का सामान्य ज्ञान 50 नंबर का होने वाला है। और सेकंड चरण में, फर्स्ट चरण का सेकंड पेपर, इसमें सामान्य, हिंदी और अंग्रेजी होगी, ये 3 घंटे का और टोटल 100 का। अर्थात पहला चरण जो है ये पहले चरण में 2 प्रश्न पत्र होंगे, 3-3 घंटे के 2 प्रश्न पत्र होंगे और हर प्रश्न पत्र 100 अंक का होने वाला है। चरण सेकंड की बात करें, अभ्यर्थी निम्नलिखित 2 प्रश्न पत्रों में से कोई एक विकल्प चुन सकेंगे। यहां पर 2 दिए गए हैं और इन दोनों में से एक चुनना होगा। या तो विषय होगा आपका अंग्रेजी आशुलिपि परीक्षण, जिसके अंदर परीक्षण में 100 शब्द प्रति मिनट का सुर्ती लेख होगा। सुर्ती लेख गद्यांश का कंप्यूटर पर अंग्रेजी में प्रतिलेखन और टंकन होगा, या तो ये ले सकते हो, या फिर हिंदी आशुलिपि परीक्षण, मतलब हिंदी या अंग्रेजी, इन दोनों में से एक लेना होगा। अर्थात पहला प्रश्न पत्र होगा, पहले प्रश्न पत्र के अंदर 2 प्रश्न पत्र होंगे, मतलब पहले चरण में, पहला चरण बोलो, पहले चरण में 2 प्रश्न पत्र होंगे। हर एक प्रश्न पत्र 3-3 घंटे का होगा, 100 नंबर का होगा। पहले वाले में जीके होगा, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और राजस्थान का सामान्य ज्ञान, और सेकंड में सामान्य हिंदी और अंग्रेजी। यहां पर 40% न्यूनतम मार्क्स की आवश्यकता होगी। 40% न्यूनतम मार्क्स आने के बाद अगले जो 15 गुणे हैं वो इसके लिए पास किए जाएंगे। मतलब ये होगा, इसके अंदर 40% मार्क्स आवश्यकता होगी और 40% मार्क्स को आगे लाया जाएगा। यहां पर 1.13 की नेगेटिव मार्किंग भी यहां पर आ जाती है। यदि हम बात करें, यहां से कुछ बातें यहां पर कही गई है कि कहा गया है क्या, उसको समझ लेना बात को। यहां पर यह कहा गया है मेरे भाई, यहां पर यह कहा गया है कि प्रश्न पत्रों का स्तर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सेकेंडरी परीक्षा का होगा। जी, एक तो कहा गया कि प्रति परीक्षा 2 चरणों में होंगी। चरण 1 के समस्त प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। पहले चरण के अंदर 2 पेपर है, दोनों के दोनों ऑब्जेक्टिव होंगे। इसके अलावा कहा गया कि चरण फर्स्ट की परीक्षा में लेखक की सुविधा, मतलब सब कुछ चीजें होगी। आशुलिपि परीक्षण के लिए बोर्ड कंप्यूटर और पुस्तिका आपको देगा। किसी भी अभ्यर्थी को स्वयं का कीबोर्ड लाने की आवश्यकता नहीं होगी साहब। फिर यहां पर कहा गया कि परीक्षा के माध्यम से वर्ष में भरी जाने वाली रिक्तियों की कुल अनुमानित संख्या के 15 गुना प्रथम चरण के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने वालों को सेकंड चरण में प्रवेश दिया जाएगा। मतलब पहले चरण के अंदर 2 पेपर होंगे और दोनों पेपरों में सामान्य विज्ञान और सामान्य दैनिक विज्ञान वाला और राजस्थान का सामान्य ज्ञान वाला, एक तो ये प्रश्न पत्र है और दूसरा अपना हिंदी और अंग्रेजी, दोनों में 40% मार्क्स होने चाहिए। उनमें से आगे आएंगे सेकंड पेपर के लिए, सेकंड चरण के लिए, और वहां पर जो आएंगे वो 15 गुना आने वाले हैं। ये बात यहां पर कही गई है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, अच्छे से ध्यान में रखना। क्या कहा गया इसके अंदर कि 2 पेपर होंगे। ये जो पहला पेपर होगा सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इसके अंदर भी आपको 40% चाहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और इसके अंदर भी आपको 40% चाहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। उसके बाद दोनों पास कर देंगे तो ही फिर हम सेकंड चरण के लिए आने वाले हैं, ये इसके अंदर कहा गया है। और क्या होगा सिलेबस, तो सामान्य ज्ञान और दैनिक विज्ञान के अंदर सामान्यतः जैसे अपन राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की बात करें, यहाँ पर करंट अफेयर्स की बात की गई, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, यहाँ पे सामान्य ज्ञान के अंदर करंट अफेयर्स की बात की गई, भारत के भूगोल की बात की गई। इसके अलावा जो विज्ञान के चैप्टर आते हैं, तत्व है, यौगिक है, भौतिक रासायनिक परिवर्तन है, अमल क्षार है, प्रकाश है, विद्युत धारा है, मानव के मस्तिष्क है, पादप और जंतुओं का महत्व है, बायोमास है, पारिस्थितिकी तंत्र है, मानव के रोग वगैरह, इन सब चैप्टरों को शामिल किया गया। मतलब सामान्य ज्ञान और विज्ञान के अंदर दैनिक जीवन में आने वाला पूरा विज्ञान है। इसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी ये भी यहां पर है, और करंट अफेयर्स का चैप्टर इसके अंदर आने वाला है। और राजस्थान के सामान्य ज्ञान के अंदर राजस्थान की ज्योग्राफी आने वाली है, राजस्थान की कृषि, राजस्थान की आर्थिक विकास, राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की कला और संस्कृति यहां पर होने वाली है। ये कुछ बातें यहां से आ जाती है। तो मेरे बच्चों, एक बड़ी भर्ती आई है 400 की पदों की, एक बड़ी भर्ती आई है 400 पदों की, 474 पदों की भर्ती आई है। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, सही बता रहा हूं, 474 पदों की वैकेंसी है। और ये है किसकी, अपनी शीघ्र लिपि की बात करें, है ना, और एक निजी सहायक की बात करें, वैकेंसी है। बिना सीटी के जुट जाओ पूरी तैयारी के अंदर। और सिलेबस की बात करें तो सामान्य दैनिक विज्ञान की बात करें वो है, और राजस्थान का जीके है, और हिंदी और अंग्रेजी है। बहुत अच्छा मौका है, दोबारा ऐसा मौका मिलेगा नहीं। तो एक नई भर्ती, एक नई
नई शुरुआत, एक नई सोच के साथ आपको इसके साथ लगना है। और मुझे उम्मीद है कि ऐसे मौके बार बार नहीं आते और इस बार ये मौका जो है ना, ये मौका अंतिम मौके के रूप में आपको इसको मान के चलना कि इस बार तो आपको सिलेक्शन लेना है। तो बस ये थी आज की खबर, बस इतना। थैंक यू, शुक्रिया।